IND24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और असहाय गौवंश को आसरा देने की दिशा में आगे बढ़ी है। सरकार की ये पहल उस समय सामने आई है जब प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या की कई घटनाएं सामने आईं। गाय हमारी आस्था का प्रतीक है और उस पर सियासत भी कम नहीं होती। और ऐसे में सवाल तो उठता है कि सरकार की इस पहल का कोई सियासी पहलू तो नहीं है। साथ ही सवाल ये भी है कि किसकी सरकार में गौवंश का भला हुआ। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में दूध क्रांति की कितनी संभावनाएं हैं। और इन्हीं सवालों पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास का नया रास्ता खोलने की तैयारी में है और ये रास्ता दुग्ध क्रांति का है। मुख्यमंत्री की मंशा पशुपालन और गौ संरक्षण को बढ़ावा देकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की है और इस पर अमल भी शुरू हो गया है। सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने भी इस योजना का परीक्षण कर अपनी सहमति दे दी है। सरकार की कोशिश है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रदेश को देश में पहले स्थान पर लाया जाए। दुग्ध क्रांति की तैयारी। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की कोशिश की जा रही है। 17,999 मीट्रिक टन के साथ मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में फिलहाल तीसरा स्थान है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 591 ग्राम प्रतिदिन, यह राष्ट्रीय औसत 444 ग्राम से 147 ग्राम अधिक है। पशु स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार मूलक योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है। सरकार पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित 5 रुपए इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। सरकार प्रदेश की 23,000 पंचायतों में डेयरी कोऑपरेटिव समितियां गठित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति के लिए पिछले दिनों गुजरात का दौरा कर चुके हैं। अहमदाबाद में अमूल फेडरेशन और सांची दुग्ध संघ के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हो चुकी है। सीएम के प्रयास के बाद अमूल फेडरेशन सीधे सांची से ही दूध खरीदेगा। इससे दोनों संघों में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। देश में मौजूदा समय में 1,376 मिलियन टन दूध उत्पादन हो रहा है। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे नंबर पर है। अब सरकार की कोशिश है कि एमपी दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर पहुंचे। दुग्ध उत्पादन के साथ सरकार असहाय गोवंश की रक्षा के लिए भी प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विकलांग और वृद्ध गायों के सम्मान और संरक्षण पर जोर दिया है। राजमार्गों पर छोड़ी गए गोवंश को नजदीकी गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहनों को टोल सिस्टम से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। गौ तस्करी और गौ हत्या की कुछ घटनाएं सामने आने के बाद सीएम मोहन यादव सख्त हो चुके हैं। सिवनी की घटना पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 आरोपियों पर NSA लगाया गया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में गौ माता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोवंश के संरक्षण और पशुपालकों के कल्याण से जुड़े इस मसले की विपक्ष भी खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन उसका कहना है कि गौ रक्षा के लिए कमलनाथ सरकार ने जो मुहिम शुरू की थी उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों के दूध का उचित मूल्य मिल जाए और मध्य प्रदेश के नागरिकों को उचित मूल्य पर दूध पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाला मिल जाए, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक बड़ी बैठक के माध्यम से उन्होंने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध संघ और उसका और विकास करके कैसे दूध उत्पादकों को लाभ मिल सके, इस दिशा में सरकार कई सारे गंभीर निर्णय लेने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में गौवंश की रक्षा के लिए गौशालाएं बनाई गई थी, उस कार्य को भी आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश किसी भी मामले में अग्रणी रहता है तो ये प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात रहती है। लेकिन देखने में आया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में गौवंश, खास तौर से गायें जिस तरह से रोडों पर आती हैं, क्योंकि गौशालाएं जब तक नहीं बनेंगी तो सड़कों पर गौशालाएं गैया घूमती रहती है, उसकी देखरेख ढंग से नहीं हो पाती है, एक्सीडेंट होते हैं। तो सरकार को इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग रहा है। देश की एक बड़ी आबादी पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पर आश्रित रही है, लेकिन मौजूदा समय में पशुपालन से लोगों की अरुचि, अनुकूल माहौल न मिलने से न केवल लोग इस पेशे से अलग हुए बल्कि निराश्रित गोवंश यातायात और खेती के लिए खतरा बन रहा है। देखना यह है कि डॉक्टर मोहन सरकार की ये पहल दुग्ध उत्पादकों और बेसहारा गोवंश को कितनी राहत दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24।
मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को अब भगवान राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। सरकार राम और कृष्ण से जुड़े विषयों को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम हाउस में आयोजित योग कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राम पथ गमन और कृष्ण पथ गमन 2 परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को अब भगवान राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। सरकार राम और कृष्ण से जुड़े विषयों को स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा में शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम हाउस में आयोजित योग कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राम पथ गमन और कृष्ण पथ गमन 2 परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। भगवान राम और कृष्ण राज्य में जिन जिन स्थानों पर गए हैं उन जगहों को चिन्हित कर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का सरकार ने फैसला किया है। सीएम डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा है और उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इसके साथ ही शिक्षा जगत में एक और मुद्दे की चर्चा है और वो है मदरसों और मिशनरी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की। डॉक्टर मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने ये मांग उठाई। सवाल मदरसों का नहीं है, सवाल शैक्षणिक संस्था का है, सवाल भारत के राष्ट्र का मान सम्मान तिरंगे का है, सवाल जनगण मन के माध्यम से भारत के राष्ट्रगान का है। ये हमारी क्रिश्चियन संस्था यहाँ पढ़ा रही जनगण मन करती, झंडा वंदन होता है। तो कोई भी शिक्षण संस्थाएं हो हिंदुस्तान के अंदर अगर तिरंगे का अपमान करेंगे और जनगण मन नहीं गाएंगे तो उनकी फिर बहुत कुछ चीजें बंद हो जाएंगी। कांग्रेस डॉक्टर मोहन सरकार की इस मुहिम पर तंज कस रही है। वो इसे धार्मिकता की आड़ में शिक्षा जगत के मूल मुद्दों से मुंह मोड़ने की कोशिश करार दे रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के साथ कांग्रेस कह रही है कि महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार का दायित्व क्या है? स्कूलों की स्थिति सुधरे, वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में सुनियोजित घपले हो रहे हैं, एग्जाम होते हैं उसके पहले पर्चे लीक हो जाते हैं, ये सब व्यवस्थाएं पहले उसको बंद करें। तो इन सब बातों का जवाब ये देना नहीं चाहते, इसलिए ये धर्म की राजनीति करते हैं। भाई अगर राम और कृष्ण को पढ़ा रहे हैं तो और भी महापुरुषों का करें ना, सबको रखना चाहिए, अच्छी बात है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसको उच्च शिक्षा अनुदान आयोग ने मापदंड के अनुरूप नहीं पाया, डिफॉल्टर घोषित कर दिया। और इसमें से 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो बीजेपी ने अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाए। न उनमें मापदंड के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर है, न टीचिंग स्टाफ है, न लाइब्रेरी है, न प्रयोगशालाएं हैं। किस तरह का कैंपस कल्चर, किस तरह का एजुकेशन एक्सीलेंस और किस तरह का डिसिप्लिन बीजेपी लागू करना चाह रही है। पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रदेश ही नहीं देश में एक बड़ा सियासी मसला रहा है। छात्र मुगल, तुर्क, मंगोलों का इतिहास तो पढ़ते आए हैं, लेकिन जब भी इसमें गीता रामायण के प्रसंगों को जोड़ने की कोशिश हुई तो शिक्षा के भगवाकरण के नाम पर हमेशा एक वर्ग विरोध करता आया है। अब जब डॉक्टर मोहन सरकार एक बार फिर भगवान राम कृष्ण के जीवन प्रसंगों को पाठ्यक्रम को पढ़ाने की तैयारी में है, इसके विरोध में संकेत मिलने लगे। देखना यह है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर यह विरोध कितना आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मोदी सरकार ने हफ्ते भर के भीतर किसानों को दूसरी सौगात दी है। पहले 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे जारी किए गए और अब सरकार ने 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। कांग्रेस इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने हफ्ते भर के भीतर किसानों को दूसरी सौगात दी है।
पहले 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे जारी किए गए और अब सरकार ने 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपए अधिक है। मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम रीच। मोदी कैबिनेट ने दी 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी। तिलहन और दलहन के लिए एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपए अधिक है। तुअर का एमएसपी 7,550 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 अधिक है। उड़द का एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 450 रुपए अधिक है। मूंग का एमएसपी 8,682 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 124 रुपए अधिक है। मूंगफली का एमएसपी 6,783 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपए अधिक है। कपास का एमएसपी 7,121 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले साल की तुलना में 501 रुपए अधिक है। ज्वार का एमएसपी 3,371 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 191 रुपए अधिक है। बाजरा का एमएसपी 2,625 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 125 रुपए ज्यादा है। मक्का का एमएसपी 2,225 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 135 ज्यादा है। रागी का एमएसपी रेट 4,290 रुपए प्रति क्विंटल, जो पिछले वर्ष की तुलना में 444 रुपए अधिक है। तिल का एमएसपी रेट 8,770 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 632 रुपए अधिक है। सूरजमुखी का एमएसपी रेट 7,230 रुपए प्रति क्विंटल, जो पिछले वर्ष की तुलना में 520 रुपए अधिक है। राई का एमएसपी रेट 8,717 रुपए प्रति क्विंटल, जो पिछले वर्ष की तुलना में 983 रुपए अधिक है। सोयाबीन एमएसपी रेट 4,892 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 292 रुपए अधिक है। भाजपा केंद्र सरकार के इस फैसले को अन्नदाताओं को पहली गारंटी बता रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों के जीवन में खुशहाली का नया अध्याय आरंभ होगा। कैबिनेट के अंदर खरीफ की फसलों के लिए लगभग 14 प्रकार की फसलों पर जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि की है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। सभी प्रकार की फसलों में जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की अन्नदाताओं को दी गई पहली गारंटी पूरी होती है, जो जन कल्याणकारी भाव से किसानों के जीवन को परिवर्तन करने वाली है, किसानों की आय बढ़ाने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बड़ी वृद्धि करने के पीछे भाव माननीय मोदी जी का है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। उधर कांग्रेस इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अगर किसानों की चिंता होती तो उन्हें सालों धरना न देना पड़ता। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अगर किसानों की इतनी ही चिंता है तो वो एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना देती। सौगात बता रही है लेकिन किसानों की बात नहीं मान रही है भारतीय जनता पार्टी। 800 किसान मर गए, 1 साल तक आंदोलन होता रहा, कोई बात करने सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। मुझे ये बताइए, जब किसान 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी पर कानून बनाइए, तो कानून क्यों नहीं बनाते हैं? और जो अभी एमएसपी पर जो राशि बढ़ाई है, ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे और 1 क्विंटल पर 125 रुपया धान पर बढ़ाने से जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत 20,000 हो गई है, उसको मैच करता हुआ ये जो बोनस दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से जिस मसले पर देश की सियासत में गर्माहट रही है, उसमें एमएसपी यानी कि एक निश्चित कीमत पर फसलों की खरीद की गारंटी प्रमुख है। मोदी सरकार जब 3 नए कृषि कानून लाई तो उनका विरोध इसी पर फोकस रहा और सरकार को इन्हें वापस लेना पड़ा। लोकसभा चुनाव में एमएसपी पर कानून की गारंटी को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे किसान बाहुल्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने 14 जिन्सों पर एमएसपी बढ़ाकर
किसानों को खुश करने की कोशिश की है। देखना ये है कि किसान इससे कितने खुश होते हैं और इसका कितना फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। अमरवाड़ा का अखाड़ा पूरी तरह सज चुका है। उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का गढ़ इस सीट पर कांग्रेस की ही परीक्षा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह नतीजे आए उसके पहले कांग्रेस विधायक कमलेश शाह का पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होना और बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरना माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, लेकिन कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह पर दांव चला है और यह माना जा रहा है धीरेन्द्र शाह कांग्रेस का तुरुप का इक्का है जो मैदान में चला गया। लेकिन सियासी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भलावी भी मैदान में है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अमरवाड़ा का चुनावी अखाड़ा सज चुका है। यहाँ चुनावी कुश्ती 3 पहलवानों के बीच होने जा रही है। इनमें एक गुरु है, दूसरा राजा, तो तीसरा इलाके का रॉबिन हुड। वो कैसे, हम आपको समझाते हैं। अमरवाड़ा के राजा शाह, भाजपा ने पूर्व विधायक कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट को कमलेश शाह परिवार का गढ़ माना जाता है। कमलेश शाह हर्रई के राजघराने के राजा हैं। हर्रई राजघराने का गोंड आदिवासियों में काफी सम्मान है। गोंड आदिवासी शाह परिवार के वंशज को अपना राजा मानते हैं। शाह के दादा राजा उदयभान शाह अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक रहे। कमलेश शाह की मां रानी शैल कुमारी भी अमरवाड़ा से विधायक रह चुकी है। अमरवाड़ा के गुरु हैं इवनाती। आंचल कुंड दरबार से जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र शाह इवनाती। आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के पुत्र है धीरेन्द्र शाह इवनाती। नौकरी से रिजाइन कर चुनाव लड़ रहे हैं धीरेन्द्र शाह। आंचल कुंड के सेवादार परिवार की आदिवासी परिवारों में अच्छी पकड़ है। भारिया हो या आदिवासी, हर कोई दादा दरबार में जाकर हाजिरी लगाता है। आंचल कुंड धाम बाबा कंगाल दास ने स्थापित किया था। बाबा की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं धीरेन्द्र शाह इवनाती। 1980 में कमलनाथ ने आंचल कुंड से शुरू किया राजनीतिक सफर। अमरवाड़ा के रॉबिन हुड भलावी, आदिवासियों के रॉबिन हुड कहे जाते हैं देव रॉबिन भलावी, लोकसभा चुनाव में हासिल किए थे 55,000 वोट। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी 18,000 से ज्यादा वोट मिले। 2003 में अमरवाड़ा में गोंगपा को जीत मिली थी। 2018 के चुनाव में गोंगपा प्रत्याशी को 60,000 वोट मिले थे। अमरवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1951 से अब तक हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ 2 बार यहां से जीती है। 1990 में भाजपा के मेहमान शाह उइके और 2008 में प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते थे। इससे पहले एक बार 1967 में भारतीय जनसंघ के एस.जे. ठाकुर ने चुनाव जीता था। 1951 से 2023 तक यहाँ 14 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो एक बार 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने फतह हासिल की थी। अब भाजपा को यहाँ विकास के दम पर जीत की उम्मीद है, तो कांग्रेस का दावा है कि छिंदवाड़ा में जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ कमलनाथ ने किया है। भाजपा की रणनीति, विकास और हमारी संगठनात्मक क्षमताएं, इन दोनों के आधार पर विधानसभा चुनाव या लोकसभा प्रचंड विजय हासिल की है और अमरवाड़ा चुनाव उसी प्रचंड विजय का एक विस्तार होगा। ये वोट काटने वाले, ये समाज और वर्गों को विभाजित करने वाली जो पार्टियां हैं वो मध्य प्रदेश ने पहले भी अस्वीकार कर दी थी। जनजातीय समाज अब जागृत है, वो जानता है कि विकास अगर कहीं संभव है तो भाजपा की सरकारों में। भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है छिंदवाड़ा में? गिना दे, वो बता दे। जो विकास वहाँ किया कमलनाथ जी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। तो ये तो जो है एक मजाक टाइप का है छिंदवाड़ा की जनता के बीच में कि वो विकास की बात लेकर जाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों के स्कूल इस सरकार ने बंद किए हैं। आदिवासी क्षेत्रों की योजनाएं जो है धूल धूसरित हो गई हैं। तो एक काम भी तो गिनाए भारतीय जनता पार्टी। विकास का चुनाव, अगर वो मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वागत है, क्योंकि वहाँ विकास तो केवल कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। अमरवाड़ा के चुनावी इतिहास को देखें तो कांग्रेस यहाँ मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर उपचुनाव भी इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस से लगातार तीसरी बार विधायक बने कमलेश शाह इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस लिहाज से इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला नहीं है। उसके सामने अपना किला बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं भाजपा के पास लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव जीतकर छिंदवाड़ा में पांव मजबूत करने का मौका है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। देखना ये है कि राजा गुरु और रॉबिन हुड के सहारे कौन इसमें बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई रायपुर दक्षिण की सीट पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी रहेगी। रायपुर दक्षिण की सीट खाली होने को लेकर राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका है। वहीं सीट खाली होने के बाद दावेदारों की फेहरिस्त भी चलने लगी है और इसी बीच चुनौती भी देखने को मिल रही है। आखिर बीजेपी ने क्यों दी चुनौती, देखिए रिपोर्ट। बड़े मार्जिन के साथ लोकसभा चुनाव जीते बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इस सीट पर जल्द चुनाव होंगे। इसके साथ ही यहाँ टिकट के दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा को इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की उम्मीद है, तो बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद रायपुर दक्षिण सीट को लेकर कांग्रेस की उम्मीद भी जाग गई। ये वो सीट है जहां से कांग्रेस ने अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाई। इस सीट से बृजमोहन अग्रवाल ने 34 साल तक राजनीति की। दक्षिण की ये सीट में हर बार बृजमोहन अग्रवाल ने नया कीर्तिमान रचा है। भाजपा चैलेंज दे रही है कि कांग्रेस के जिस भी नेता में दम हो वो इस सीट पर अपने को आजमा ले। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस चुनौती से निपटने को तैयार है। जिसकी इच्छा हो, कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता है, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी उसको चुनाव हरा के दिखाएगा। 2 बार तो हो चुका, अब क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नेता समझती होगी, कांग्रेस पार्टी तो कार्यकर्ता के रूप में, जनसेवक के रूप में काम करते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर बहुमत से ज्यादा सीट पर हम लोग चुनाव जीत कर आए। अभी हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई इसका उपहास उड़ाए। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दक्षिण विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। एक मजबूत कैंडिडेट के साथ हम इस चुनाव में उतरेंगे और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव आने वाला समय तय करेगा। 400 पार की बात करने वाले लोग, उनके नेता 400 पार की बात करते थे, मुंह छोटा सा हो गया। रायपुर दक्षिण सीट को बीजेपी का गढ़ है। इस सीट में बीजेपी के अजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल 34 साल से विधायक है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जहां कांग्रेस की उम्मीद जागी है, वहीं बीजेपी के लिए नए चेहरे को इस सीट पर फिट करना चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि दक्षिण की सीट पर बृजमोहन का जादू बरकरार रखने में बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है या फिर कांग्रेस अपनी ताकत दिखा पाती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई और इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। ST/SC विकास प्राधिकरण और OBC प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला सरकार ने लिया है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ी जाति विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य 5 प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। इन 5 प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी, तो वही विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार में संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विकास के काम हुए, अब बीजेपी इस पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने कई विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य 5 प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जन सुविधा के कामों को गति प्रदान करना बताया है। 5 प्राधिकरणों के पुनर्गठन का फैसला। सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का होगा पुनर्गठन। 5 प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सचिव इन 5 प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे। 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार यानी रमन सरकार ने किया था। इसके बाद 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा टोला, पारा मोहल्लों, वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे। 2019 में कांग्रेस सरकार ने इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्यों में पारदर्शिता, मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। सरकार का कहना है कि ऐसी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने 5 प्राधिकरणों के पुनर्गठन और निधि नियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे। उस अलग अलग क्षेत्र के प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव
या सचिव, सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। इधर कांग्रेस ने प्राधिकरण के पुनर्गठन पर एतराज जताया। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट का काम किया था और इसकी जिम्मेदारी मंत्री और स्थानीय विधायकों को दी थी। शायद सरकार इस पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है। सारे कैबिनेट की आज बैठक में 2 बातों पर आज लोगों ने फैसला लिया। एक तो प्राधिकरण पर उसके बदलाव की बात की है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्राधिकरण को वहाँ की संस्कृति, वहाँ के डेवलपमेंट, तमाम चीजों को लेकर जो काम होना था उसको लेकर वहाँ के स्थानीय विधायक, मंत्री, तमाम लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी थी। विधानसभा के बजट सत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण गठित करने का अशासकीय संकल्प पारित किया गया था। संकल्प ये था कि जितने भी मैदानी क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों की आबादी 25% से अधिक है, वहाँ आदिवासी विकास प्राधिकरण गठित किए जाएंगे। सरकार का ये संकल्प जनजातीय समाज को कितना फायदा पहुंचाता है, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट है निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो गई। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री ने चंद दिनों बाद अपने मंत्रिमंडल का गठन भी किया। रायपुर दक्षिण से विधायक और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, मगर 17 जून को उनके विधानसभा सदस्यता से इस्तीफे के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा और कौन होगा बृजमोहन अग्रवाल का उत्तराधिकारी, जिस पर कांग्रेस भी तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी की सियासत में बृजमोहन अग्रवाल का नाम और कद किसी से छुपा नहीं है, मगर बीते दिनों में जो घटनाक्रम हुआ इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कई सालों तक सियासत की बुलंदियों पर रहने वाले बृजमोहन अग्रवाल अब ढलान पर पहुंच चुके हैं। बात चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं करने की हो या फिर नियमानुसार तय समय से पहले विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना हो, वे दुखी भी नजर आए। बृजमोहन अग्रवाल ने खुद कहा कि बहुत दुखी और भारी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। अब इस बात की चर्चा तेज हो चली है कि बृजमोहन अग्रवाल के बदले मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। बात मंत्री पद के दावेदारों की करें तो राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहिले का नाम भी चर्चा में है। तो वहीं विधानसभा में उत्तराधिकारी के तौर पर टिकट के दावेदार संजय श्रीवास्तव, सच्चिदानंद उपासने, केदारनाथ गुप्ता, अमित साहू, देवजी भाई पटेल, प्रेम प्रकाश। बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा और उनके उत्तराधिकारी की रेस पर कांग्रेस तंज कस रही है, तो भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा दिए कहाँ हैं? वो तो सिर्फ विधायक पद से इस्तीफा दिए, मंत्री आज भी बने हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी प्रदेश के एक पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। उसकी राजनीति को हाशिए पर लाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है। अगर प्रमोशन होता है तो अपने विधायकी पद के साथ मंत्री पद को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ रहे हैं, मतलब सीधा सीधा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री और सरकार को कटघरे में खड़े कर दिए। श्री विष्णुदेव साय जी का ये विशेषाधिकार है और जो होगा छत्तीसगढ़ के बेहतर की दृष्टि से ही होगा। पार्टी फोरम के साथ बैठ करके सारे निर्णयों को लिया जाएगा। सूबे की सियासत में जिस तेजी से बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, उससे तो यही लगता है कि महज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने से मामला उतना आसान नहीं दिख रहा है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि सियासत का अंत कहां तक होता है। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ स्टेट है निधि प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।